डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, पवित्र संकुल। पवित्र संकुल यानी सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ही वह पहला टॉपिक है जो किसी भी भारतीय मानव शास्त्री द्वारा दिया गया पहली अवधारणा है। यानी किसी भी भारतीय मानव शास्त्री ने जो सर्वप्रथम अवधारणा दिया था भारतीय संदर्भ में, वह है पवित्र संकुल। और वह उस मानव शास्त्री का नाम है डॉक्टर एलपी विद्यार्थी, यानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी। तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिया गया भारतीय मानव शास्त्र का यह टॉपिक पवित्र संकुल, जो कि किसी भी धर्म को संपूर्णता में समझने में, पूरा धर्म की अगर सभी विशेषताओं को, उसके सभी कारकों का, सभी अंग को अगर हम समझना चाहें, यानी होलिस्टिक वे में किसी भी रिलीजन को समझना चाहें, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, तो हम इस अवधारणा के तहत उसको हम समझ सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपीएससी बीपीएससी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बार इसे पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम बात करेंगे पवित्र संकुल। पवित्र संकुल क्या है? तो वास्तव में किसी भी धार्मिक जो स्थल है, जो तीर्थ स्थल है या पूजा या आराधना के स्थल है, तो वहां पर कई चीजों का एक सम्मिश्रण होता है, कई चीजों का एक कॉम्प्लेक्स होता है। और यही कारण है कि उन धार्मिक केंद्रों से जो बड़े बड़े विचार बनते हैं वो उस क्षेत्र के, उस देश के विभिन्न भागों में फैलता है। और विभिन्न भागों में बसने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण जनता है, जनजातीय हैं या कृषक हैं, वहां से भी विचारों को रिसीव किया जाता है। और इस तरह से जो सांस्कृतिक केंद्रों की विचारधारा है और जो ग्रामीण समाज की विचारधारा है, जब दोनों आपस में अंतःक्रिया करती हैं, तो इसी से किसी देश का सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। तो किसी भी धर्म को समझने के लिए अगर हम पवित्र संकुल की बात करें, तो इस संदर्भ में हमें कुछ वैश्विक स्तर के मानव शास्त्रियों को एक नजर देख लेना पड़ेगा कि ललिता प्रसाद विद्यार्थी से पहले और किन किन विद्यार्थियों ने भारतीय धर्म और धार्मिक संगठनों को समझने का प्रयास किया। तो इनमें सबसे पहला जो आपका नाम आता है वह है रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने लघु परंपरा और महान परंपरा नामक एक स्पेशल टॉपिक दिया था, जिसे कि मैक्सिकी समुदाय के अध्ययन पर इन्होंने अपनाया था। तो रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है कि लघु परंपरा और महान परंपरा के माध्यम से, लघु परंपरा यानी लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के माध्यम से भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। तो लघु परंपरा के लोग कौन हैं? तो लघु परंपरा के लोग हैं गांव देहात में रहने वाले लोग, कृषक लोग हैं, पशुपालक लोग हैं, जनजातीय लोग हैं। तो उनकी जो परंपरा होती है, उनके जो ट्रेडिशन होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, वेशभूषा, खान पान, तो उसे हम लघु परंपरा के अंगों को मानते हैं। और अगर हम बृहद परंपरा की बात करें, ग्रेट ट्रेडिशन की बात, तो ग्रेट ट्रेडिशन बड़े बड़े सांस्कृतिक केंद्रों में वहां से बनते हैं नियम और वहां से संपूर्ण देश में उसका प्रसार होता है। और इस तरह से जो कल्चर का ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जो संस्कृति का जो प्रसार होता है, तो लघु परंपरा और महान परंपरा के बीच जो अंतःक्रिया होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसी से होता है। और इसके लिए रेडफील्ड कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ, तीर्थ स्थल और धार्मिक विशेषज्ञ है, उनके बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। उसी प्रकार मिल्टन सिंगर का माने तो उनका मानना है कि कोई भी देश का कल्चर, संस्कृति या सभ्यता जो है, वो सांस्कृतिक माध्यमों से आगे बढ़ती है। सांस्कृतिक माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार होता है, सांस्कृतिक माध्यमों से उसका फैलाव होता है और सांस्कृतिक माध्यमों से उसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो उसमें जो है ये बताते हैं कि सांस्कृतिक माध्यम क्या है। तो गीत है, संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, त्योहार है, जो हमारे पर्व त्योहार होते हैं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समारोह है, धार्मिक ग्रंथ है, उपदेश और प्रवचन है, या पूजा या अर्चना है। तो इन माध्यमों से ये एक प्रकार के सांस्कृतिक माध्यम है। और इन्हीं माध्यमों से जो सांस्कृतिक तथ्य हैं, जो
धार्मिक तथ्य हैं उसका संपूर्ण देश में फैलाव होता है। और इसी प्रकार मैकिन मेरियट का भी विचार है कि अगर हम संस्कृति के प्रसार की बात हम जानना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं, तो हमें मंदिर का अध्ययन करना पड़ेगा, तीर्थ स्थल को जानना पड़ेगा, तीर्थयात्रियों के मनोभाव, उनके व्यवहार को जानना पड़ेगा, संपर्क स्थल जहां आपस में लोग मिलते हैं तो उनको अध्ययन करना पड़ेगा, और प्रादेशिक विहार जैसे बहुत सारे जो यहाँ हमारे बौद्ध विहार हैं, तो उन सबों का अध्ययन करने के बाद हमें किसी भी देश की धार्मिक व्यवस्था, उस देश की संस्कृति को समझने में मौका मिलेगा। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर और मैकिन मेरियट ने जो विचारधारा दिया था, इन विचारों को समाहित करते हुए और इन विचारों से थोड़ा सा असहमत होते हुए भारतीय मानव शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीयता के संदर्भ में किसी भारतीय मानव शास्त्री द्वारा यानी डॉक्टर एलपी विद्यार्थी द्वारा दिया गया पहली अवधारणा है। और इस तरह से इस अवधारणा के माध्यम से, पवित्र संकुल की अवधारणा के माध्यम से डॉक्टर एलपी विद्यार्थी ने मानव शास्त्र का भारतीयकरण करने का पहला प्रयास किया। तो आइए चलते हैं पवित्र संकुल। तो डॉक्टर एलपी विद्यार्थी ने सबसे पहले इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था, तो गया शहर के अध्ययन में डॉक्टर एलपी विद्यार्थी ने एक पुस्तक लिखा था 1961 में, और उसका नाम था द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया में जो अध्ययन किया गया गया शहर का, जो यहाँ की पिंडदान करने के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, तो उसके अध्ययन में ही ये पवित्र संकुल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो इस अवधारणा के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, जो कॉम्प्लेक्स है, वह 3 चीजों से मिलकर बना है। उन 3 चीजों को हम देखते हैं क्या है। तो पहला जो टर्म है, पहला जो इसको कंपोनेंट है, वो है सेक्रेड ज्योग्राफी। सेक्रेड ज्योग्राफी का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो यह होता है पवित्र भूगोल। क्योंकि सेक्रेड का जो हिंदी शब्द होता है वो पवित्र होता है, परंतु डॉक्टर एलपी विद्यार्थी का सेक्रेड ज्योग्राफी से जो तात्पर्य है वह धार्मिक भूगोल से। एलपी विद्यार्थी का दूसरा टर्म को अगर हम देखें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है सेक्रेड परफॉर्मेंस। सेक्रेड परफॉर्मेंस का अगर जस्ट हिंदी मीनिंग देखें तो होता है पवित्र क्रियाकलाप, लेकिन यहां भी सेक्रेड परफॉर्मेंस का जो अर्थ है वह धार्मिक क्रियाकलाप से लगाया गया है। अगर तीसरे महत्वपूर्ण पार्ट को देखें इस पवित्र संकुल का, तो तीसरा जो है वो है सेक्रेड स्पेशलिस्ट, यानी पवित्र विशेषज्ञ। पवित्र विशेषज्ञ जस्ट इसका सेक्रेड स्पेशलिस्ट का हिंदी मीनिंग है, परंतु इसका तात्पर्य जो है वो धार्मिक विशेषज्ञ है। तो इस प्रकार से जो पवित्र कॉम्प्लेक्स है, ये जो धार्मिक संगठनों में जो यह सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है, जो धार्मिक सम्मिश्रण है, वह 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग हैं। वो पहला है सेक्रेड ज्योग्राफी, दूसरा है सेक्रेड परफॉर्मेंस और तीसरा है सेक्रेड स्पेशलिस्ट। और इन्हीं तीनों के बीच जो अंतः क्रिया होता है और यहीं से निकलकर किसी भी धर्म की जो संरचना होती है वो निकल कर आती है। तो इस तरह से किसी भी धर्म को समझने के लिए ये 3 चीजें काफी जरूरी होता है, और किसी भी धर्म में इन 3 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। धर्म के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो भौगोलिक क्षेत्र है उनका बहुत ही महत्व होता है, और चूंकि जो भी भौगोलिक क्षेत्र हैं वो धर्म को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो तमाम तरह की जो नदियां हैं, गंगा, जमुना, गंडक, कोसी, सरस्वती, क्षिप्रा, ये सब जो नदी है, तो नदियों के जो क्षेत्र होते हैं तो उन्हें पवित्र क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। मात्र नदी में स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। इसी प्रकार अगर जनजातियों की संस्कृति को देखें तो जनजातियों का जो धार्मिक स्थल होता है वो नदी, तालाब, झरना, पहाड़, वृक्षों का झुंड या फिर बड़े बड़े शिलाखंडों के नजदीक होता है। उनके जो धार्मिक स्थल होते हैं साफ सुथरा, गोबर से लिपा हुआ, और माना जाता है कि वहां पर एक प्रकार की शक्ति निवास करती है। तो अगर हम सेक्रेड ज्योग्राफी की बात करें, धार्मिक भूगोल की बात करें, तो इनके भी 2 तथ्य देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वो घर में होता है।
और दूसरा, अगर हम जनजातीय संस्कृति की बात करें तो जनजातियों के जिस गांव में निवास करते हैं उस गांव के बीचों बीच एक धार्मिक सेंटर होता है और वहां पर आकर लोग अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, उनके एक पुजारी होते हैं। और ठीक इसी प्रकार इसका एक छोटी सी इकाई प्रत्येक जनजातियों के घर में भी होता है, जो उसके रसोई घर में या उससे लगे किसी अलग कमरे में हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सेक्रेट ज्योग्राफी है इसके दो भाग हो सकते हैं। पहला एक घर में हो सकता है, घर में जो पूजा स्थल होता है या फिर जो सिंहासन होता है जहां पे पूजा पाठ रोज लोग करते हैं, तो वो घर में स्थित है। और जहां कुछ अंतराल के बाद सप्ताह में, महीना में या साल में जो पूजा पाठ का दिन होता है उसके लिए एक धार्मिक क्षेत्र का होता है। अगर हिंदू धर्म में भी हम देखें तो इस प्रकार के हैं कि घर में भी पूजा स्थल होता है, उसके बाद मंदिर होता है, नदी होता है और फिर कई ऐसे केंद्र हैं जहां पे लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। जनजातियों की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जनजाति को किन्हीं कारणों से उस क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ता है और उस क्षेत्र के अलावे ये तीसरे क्षेत्र में बस जाते हैं। तो तीसरे क्षेत्र में जब बस जाते हैं तो तीसरे क्षेत्र में जाकर जब वो घर बनाते हैं तो घर में फिर से अपना एक धार्मिक केंद्र बना लेते हैं। परंतु जिस क्षेत्र को वो छोड़कर माइग्रेट हुए थे उस क्षेत्र की पवित्रता कायम रहती है और यही कारण है कि इस क्षेत्र को भले ही छोड़ दिए परंतु जो वार्षिक धार्मिक आयोजन होता है वह उसी क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से तीन चीजें आ जाती है कि जनजाति या कई लोग किसी खास स्थान से अगर माइग्रेट करके कहीं चले जाते हैं तो चले जाने के बाद नए स्थान पर भी अपना बना लेते हैं, लेकिन पुराने स्थान की धार्मिक महत्व जो है वो बना रहता है। तो इस तरह से पवित्र भूगोल के अंतर्गत भी तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम सेक्रेट ज्योग्राफी को देखें तो इसको तीन खंड में बांट सकते हैं, तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला जो खंड है तो कोई भी क्षेत्र जो धार्मिक केंद्र होता है और उसी का कहीं खंड स्थापित होता है, उसी की कहीं शाखा स्थापित होती है, चाहे वो घर में हो या किसी अन्य स्थान पर हो, तो वह होता है खंड। तो ये हो गया एरिया, ये हो गया सेंटर। और एक ऐसा स्थान होता है जो पूरा उसका जो इंटायर एरिया जो होता है पूरा पवित्र माना जाता है और वहां विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। उसी स्थान पर जाने के बाद सभी देवी देवताओं को अलग अलग जगहों पे होता है, तो वो सारे ग्रुप को धार्मिक केंद्रों का समूह कहते हैं। इस तरह से सेक्रेट ज्योग्राफी भी तीन भाग में बांट सकते हैं। वो हमारे घर में भी हो सकता है और विभिन्न धार्मिक केंद्रों में भी हो सकता है जहां से लोग पहले रहते थे, पलायन कर गए या किसी को उस तरह से धार्मिक महत्व का स्थान मिल गया, या फिर तो इस प्रकार से धार्मिक केंद्रों का जो समूह है जहाँ पे सारे ग्रुप्स बन जाते हैं धार्मिक केंद्रों के, तो इनका इस तरह से सेक्रेट ज्योग्राफी के अंतर्गत ये तीन चीज आते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्रेट परफॉर्मेंस की। तो सेक्रेट परफॉर्मेंस क्या होता है, जो किसी भी धार्मिक संगठनों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जो पूजा है, अर्चना है, प्रार्थना है, विधि विधान है, यज्ञ है। तो इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। तो सेक्रेट परफॉर्मेंस के अंतर्गत जो तीन चीजें हैं उनमें से प्रार्थना, सबसे पहले प्रार्थना क्या है कि हम ईश्वर के प्रति जो सुपर नेचुरल पावर है, जो हमारे देवी देवता है या फिर हमारे पारिवारिक देवता है, उनके प्रति हमारा जो श्रद्धा और विश्वास होता है, तो श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना से हमारे कुल देवता या हमारे धार्मिक देवी देवता वो खुश होते हैं और हमें वरदान देते हैं। इसी प्रकार अगर यज्ञ की बात करें तो जब प्रार्थना, पूजा, अर्चना बहुत सारे लोगों द्वारा मिलकर, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा मिलकर और बहुत सारे जो यज्ञ करवाने वाले जो पुरोहित होते हैं उनके द्वारा जब बड़े स्तर पर विधि विधान होता है तब उसे यज्ञ की संज्ञा दी जाती है, जो काफी बड़े व्यापक पैमाने पर होते हैं, जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं और काफी लंबे समय तक होता है। और अगर विधि विधान की बात करें तो विधि विधान में तो इसमें अलौकिक शक्तियों के प्रति हम जो विभिन्न माध्यमों से हम जो विश्वास प्रकट करते हैं और उनके प्रति जो श्रद्धा प्रकट करते हैं, और यह विभिन्न अवसरों पर होता है। वास्तव में जो धार्मिक विधि विधान ही वह पवित्र साधन है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति
अपने पवित्रता और धार्मिकता का निर्धारण करता है। यह विधि विधान विभिन्न अवसरों पर शुद्धता के लिए किया जाता है, जैसे कि जन्म हो, मृत्यु हो, गृह प्रवेश हो, विवाह के दौरान हो, या कोई बड़ा जो सफलता मिला हो, या कोई बड़े सफलता के लिए कोई कार्य किए जा रहे हो। तो इससे पहले शुद्ध होने के लिए जो भी विधि विधान है, इसमें नदियों में, विभिन्न प्रकार की नदियों में स्नान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, प्रार्थना होता है। और ये विधि विधान चाहे प्रार्थना हो या यज्ञ हो या विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हो, इसको करने के बाद जब इसका समापन होता है, उस समय कोई भोज दिया जाता है या कोई प्रसाद दिया जाता है या किसी प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं जो कि ईश्वर और अलौकिक शक्तियों का वरदान समझकर उसे बांटा जाता है, और लोग उसे ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने वाले लोग भी समझते हैं कि मुझे भी इसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार से यह जो सेक्रेट परफॉर्मेंस है वह किया जाता है पवित्रता के लिए, आत्मशुद्धता के लिए, और अपना जीवन को सत्मार्ग पर लाने के लिए, और ईश्वर से वरदान। धार्मिक विशेषज्ञ एक प्रकार से वह व्यक्ति होते हैं जो लोगों को पूजा पाठ और तमाम प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान और विधि विधान को संपन्न करवाते हैं। ये धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं। इनको उन क्रियाकलापों, कर्मकांडों और विभिन्न प्रकार के जो रिचुअल्स हैं, जो मंत्र हैं, जो विधि है, तो उसको पता होता है, और वह जजमानों को इस प्रकार की सेवा देते हैं। और जो भी उनके पास जो सांस्कृतिक ज्ञान होता है, जो रूढ़िगत परंपराएं होती है, तो उनके माध्यम से जजमानों से पूजा पाठ करवाते हैं और बदले में उनसे दान दक्षिणा लेते हैं। ये जो पूजा पाठ कराने वाले विशेषज्ञ होते हैं, ये पंडे या पुजारी कहलाते हैं। पंडे या पुजारी कहलाते हैं। गया शहर के अध्ययन में डॉक्टर एल.पी. विद्यार्थी ने देखा था कि बिहार और भारत के दूर दराज के इलाकों से अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध प्रकट करने हेतु उसका श्राद्ध करता, और विभिन्न प्रकार के विधि विधान के माध्यम से पंडे उन्हें श्राद्ध करवाते हैं, और उससे माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा उससे खुश होती है और आत्मा को शांति मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो पवित्र विशेषज्ञ हैं, तो वो कई अनुष्ठान और यज्ञ के माध्यम से जो अपने जजमान हैं, तो उनके बीच और पंडे और जजमान के बीच जो अंतःक्रिया होता है, उसके माध्यम से जो परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक तत्व है, उसका आदान प्रदान होता है, उसका ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीन जो पवित्र संकुल के अवधारणा है, तो इससे क्या होता है कि संपूर्ण देश में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, उसका प्रसार होता है, उसका आवागमन होता है, उसका फैलाव होता है। और महान परंपरा के लोग, यानी जो जजमान हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो गया आते हैं और वहाँ के पंडे से जब मिलते हैं, तो वहाँ से महान परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन के जो कर्मकांड है, रिचुअल्स है, विधि विधान है, यज्ञ है, प्रार्थना है, पूजा पाठ के तौर तरीके हैं, और तमाम सारे धार्मिक ग्रंथों की कथा कहानियों हैं, तो उनसे रूबरू होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो धार्मिक भूगोल में आकर वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने आप को मान लेता है कि हम पूरी तरह से एक धार्मिक कर लिए। चाहे वो नदियों में स्नान की बात हो या किसी धार्मिक स्थल की बात हो, वहाँ जब जाते हैं विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को खरीद कर ले जाते हैं, प्रसादी के रूप में विभिन्न प्रकार के वहाँ के उत्पादों को खरीद कर ले जाते हैं। माला अब जैसे देवघर की बात करें तो देवघर में क्या होता है कि केवल देवघर स्थान चले जाने के बाद ही सब लोग वहाँ बम होते हैं। भक्त भगवान और पुजारी तीनों वहाँ बम कहे जाते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार भी वहाँ बम, सभी लोग बोलते हैं बोल बम बोल बम बोल बम, और सभी केसरिया कपड़ों से, गेरुआ वस्त्र के कपड़ों से लिप्त होता है, और पूरा जो है देवघर केसरियामय हो जाता है, और उस समय सभी के जुआ पर रहता है बोल बम। तो ये जो धार्मिक भूगोल है, तो इसका एक अपना विशेष महत्व होता है। और उसी प्रकार जब यहाँ लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ और जल अर्पण करते हैं, और उसको अर्पण कराने में ये जो सहायता करते हैं सेक्रेड स्पेशलिस्ट, और इन तीनों को मिलाकर
जो जो इंटरेक्शन होता है इन तीनों के बीच, इन तीनों को मिलाकर, और जो भक्तों या ग्रामीणों की जो टोली होती है उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है, इस अंतःक्रिया से ही लघु परंपरा और महान परंपरा के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे किसी भी देश, यानी भारत देश की बात करें तो भारत देश की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। इस तरह से संस्कृति का प्रसार होता है। इस प्रकार से पवित्र संकुल के माध्यम से भारत के तमाम सारे धार्मिक स्थलों, गया, देवघर, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, तिरुपति, इन सब स्थलों का अध्ययन किया जा सकता है और भारतीय धर्म को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को संपूर्णता में समझा जा सकता है। डॉक्टर एलपी विद्यार्थी का इस अवधारणा का महत्व इस बात में निहित है कि बाद के भी कई मानव शास्त्रियों ने इनके इस कंसेप्ट का, इस अवधारणा का प्रयोग अपने अध्ययनों में किया, जिसको कि हम एक नजर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 1962 में जो अध्ययन किया गया, इसमें विस्तृत नोट्स हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देंगे और पर्सनली भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें खूब बढ़िया से जिक्र रहेगा। परंतु अभी हम एक नजर देख लेते हैं। द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन इन गोवा 1962 में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के कंसेप्ट का प्रयोग किया गया। दूसरा देखें तो द होली सर्किट ऑफ निमसार 1965 में यह पुस्तक लिखा गया, जिसमें इस अवधारणा का प्रयोग किया गया। काशी द मिथ एंड रियलिटी ऑफ क्लासिकल कल्चरल ट्रेडिशन 1975 में काशी का अध्ययन किया गया और उस पर जो पुस्तक लिखा गया, ये सभी अलग अलग मानव शास्त्रियों द्वारा किया गया है, जिसका नाम आपको बुक में भी मिल जाएगा और हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा। द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर 1978 में, उसी प्रकार लिंगराज टेम्पल का अध्ययन किया गया, इट्स स्ट्रक्चर एंड चेंज 1975 में, और उसी प्रकार चामुंडेश्वरी टेम्पल और तारकेश्वरी टेम्पल का अध्ययन किया गया, जिसमें एलपी विद्यार्थी के जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का अवधारणा है उसका प्रयोग किया गया। तो इस तरह से अब हम भारत की बात करें तो भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धार्मिक विधि विधान और क्रियाकलाप बहुत अधिक होते हैं। यहाँ तक कि कोई भी, चाहे वो कृषि व्यवसाय में जुड़े हो या कोई बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो या किसी भी पेशा में हो, अपने कार्यों की शुरुआत वह पूजा पाठ और विधि विधान के साथ करते हैं, और जब उसे किसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, जब खेतों में अत्यधिक उपज होती है, तब भी वो अपने अलौकिक शक्तियों को धन्यवाद करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए तमाम प्रकार के जो धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। तो उस अवधारणा को, अगर किसी धर्म को हम संपूर्णता में समझना चाहें तो डॉक्टर एलपी विद्यार्थी का यह कंसेप्ट, जो किसी भारतीय मानव शास्त्री द्वारा दिया गया पहली अवधारणा थी, तो उसका हम बेहतर तरीके से उपयोग करके हम उसको समझ सकते हैं। तो ये था पवित्र संकुल, जिसको कि गया शहर के अध्ययन में इसे दिया गया था। इसका आप स्टडी करेंगे, पुस्तक में पढ़ेंगे, हमारे नोट्स में पढ़ेंगे और खूब अच्छी तरीके से इसको एक बार समझ में आ जाएगा, तो फिर यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में आप बेहतर ढंग से इसे लिख पाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।